किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक्स को उसकी पॉलिटिक्स किस तरीके से अफेक्ट करती है। क्या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसी के साथ ही एक रियासत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें कनेक्ट होती हुई नज़र आती है। और पाकिस्तान में ये जो नेक्सस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, ये हमेशा से फ्रेजाइल रहा है, फ्रैक्चर्ड रहा है। इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। आज मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बारे में। जितने भी आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कहते हैं कि जिस रियासत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जिस रियासत में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है, वो रियासत हमें इकोनॉमिकली स्टेबल नज़र आती है। उसमें डिफरेंट थीसिस हमारे सामने आते हैं। हम डिफरेंट कंट्रीज़ को देख सकते हैं जहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकली टर्बुलेंट इन्वायरमेंट नहीं था, जहाँ पे हमने पॉलिटिकल कंटिन्यूएशन देखी, ठीक है, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन देखी। तो आज हम देख सकते हैं कि वो सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो स्टेबल हैं, उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो स्टेबल है। उनमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसने ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम किया। और सबसे ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी के जो रिजीम्स हैं वो हमें कदरे स्टेबल नज़र आते हैं। चाहे अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी हों वो भी स्टेबल नज़र आते हैं, क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी 10 ईयर्स 15 ईयर्स के होते हैं और वहाँ पे भी हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आती है पॉलिसी में। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के केस की बात करूं तो यहाँ पे हमने कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं देखी और इसकी मेजर जो रीज़न है वो शायद हमारा पॉलिटिकली फ्रॉड इन्वायरमेंट है। हमने देखा कि फर्स्ट जो 10 ईयर्स थे उसमें हमने तकरीबन 8 to 9 गवर्नमेंट्स का चेंज देखा, जिसमें हम लोगों ने बार बार देखा कि पहला हमने ज़ाहिर है हमारा जो गवर्नर जनरल कोप हमने देखा, जिसके तहत एक लीडर को जो है ना हटा दिया गया। और फिर अगले 10 सालों में 8 गवर्नमेंट चेंज हुई। और सिमिलरली उसके बाद अयूब खान पावर में आते हैं तो तब हम थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी कंट्री में, जहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 6% तक पहुँच चुका होता है। जबकि उससे पहले अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो तकरीबन 3% होता है। सवाल यह है कि वो 6% ग्रोथ रेट कैसे हो गया। वो 6% ग्रोथ रेट जो होता है उसमें काफ़ी सारे जो है ना, उसमें जो ज़्यादातर रोल है वो आपका जो एक आपके ऊपर एक टैग लगाया जाता है ना कि डिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल जो है हमारा। क्योंकि हमारी जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की रियासत में आई है तो वो तब आई है जब बाहर से हमारी तरफ एड आई है। तो 60s में वही सिनेरियो चल रहा होता है जो हमने देखा कि 6% ग्रोथ रेट होता है। पॉवर्टी में हम लोग कमी देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हम देखते हैं। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही थी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें जो है ना ज़ाहिर कर्ज आ रहा था। और वो किस वजह से आ रहा था? क्योंकि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अमेरिका की कोल्ड वार में। हम लोगों ने उनके साथ अग्रीमेंट्स साइन किए सीटो एंड सेंटो के। तो अमेरिका की तरफ से इकोनॉमिक एड आ रही थी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है ना इकोनॉमिक एड आ रही थी, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे कि हमारा जो वाटर डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। और फिर इवेंचुअली जो वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। तो हम एक इकोनॉमिक बूस्ट तो देखते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक बूस्ट जो होता है वो भी बबल होता है। 1960s में जब अयूब खान पावर से चले जाते हैं तो उसके बाद जैसे कि मैंने दो बातें की थी कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और दूसरा फ्रीक्वेंट चेंज इन रिजीम्स। जब फ्रीक्वेंट चेंज इन रिजीम्स होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी तो तब भी जो है ना आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि जब अयूब खान जाते हैं और भुट्टो साहब पावर में आते हैं तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी वाला पॉइंट मैंने राइज़ किया उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने आके इकोनॉमिक मॉडल ही चेंज कर दिया। जो अयूब खान जिस मॉडल के ऊपर जो है ना एक रियासत को लेके जा रहे थे, ज़ाहिर है वो लिबरल मार्केट इकोनॉमी का मॉडल था, वो उसके तहत जो है ना लेके जा रहे थे। लेकिन जब भुट्टो साहब पावर में आए तो हमने देखा कि इस्लामिक सोशलिज़म का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जिसमें जो है ना डिफरेंट इदारे जो थे उनको नेशनलाइज किया गया। चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो या फिर आपके बाकी इदारे हों, तो उनको नेशनलाइज किया गया। तो भुट्टो साहब ने क्या किया, एक नया इकोनॉमिक मॉडल जो है ना हमें दिया। और उससे हुआ क्या कि पिछली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो सारी की सारी रिवर्स कर दी गई और एक नया इकोनॉमिक मॉडल लेकर हम आए। तो ज़ाहिर है उसका नतीजा तो कुछ ना कुछ आना था और उसका नतीजा आया, आपका जो ग्रोथ रेट 6% पे था, ज़ाहिर है वो 6% से ग्रोथ रेट आपका 3% के ऊपर आ गया। इसके बाद
जब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, फिर याहिया खान आए और उसके बाद जो मेजर शिफ्ट हम देखते हैं, हमारी इकॉनमी उसके बाद से स्टेबल नहीं हो सकी। ज़िया साहब पावर में आ गए तो ज़िया साहब ने भी आके कोई जो है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़िया के इरा में भी हमने नहीं देखी। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मर्डलिंग 90s का इरा आ जाता है, जिसमें हमने 9 गवर्नमेंट्स का चेंज देखा सिर्फ 10 सालों में। यानी कि 10 सालों में 9 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, तो इट मीन्स के 9 न्यू गवर्नमेंट्स जब आई तो 9 जो है ना नई कमेटीज़ बनी, 9 नई पॉलिसीज़ बनी। तो इस जब नई कमेटीज़ और नई पॉलिसीज़ बनेंगी तो फिर क्या इन्वेस्टर ऐसी जगह के ऊपर आएगा? जब इस तरीके से हर 2 साल बाद पॉलिसी चेंज होगी तो क्या इन्वेस्टर ऐसी जगह आएगा? तो क्या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप एक्वायर कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। इवन रिसेंट सिनेरियो में भी हम देखें तो ज़ाहिर है हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसके बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें आपके टैक्सेशन के इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके टैक्सेशन के इश्यूज़ के अलावा SAPs के ऊपर हम लोग अमल नहीं करते, 23 टाइम्स IMF के पास गए फिर भी अमल नहीं करते। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसके तहत IMF आपसे डिमांड करता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए और डिफरेंट जो है ना डिमांड्स आपसे की जाती हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक्वायर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन हमें आज तक SAPs के ऊपर हमने अमल ही नहीं किया तो हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं हासिल हुई। डिफरेंट इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी में, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू भी आपके सामने आता है, ट्रेड डेफिसिट आता है। लेकिन उन सारे इश्यूज़ के साथ साथ जो एक अहम इशू है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। और जब कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती तो अनसर्टेनिटी होती है, और जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी चीज़ में, इवन वर्स देन अ वॉर, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी होती है वो वॉर से भी ज़्यादा वर्स्ट होती है। क्योंकि जहाँ पे सर्टेन इन्वायरमेंट हो ना तो एटलीस्ट जो सर्टेन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप पॉलिसीज़ को प्रेडिक्ट तो कर सकते हो ना। इन्वेस्टर तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता आपकी पॉलिसी को, इस वजह से इन्वेस्टर यहाँ पे आता ही नहीं है। तो होता क्या है कि हमने पिछले 76 ईयर्स में जब 23 प्राइम मिनिस्टर्स देखे और फ्रीक्वेंट जो चेंज इन रिजीम देखा, उसने हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया। इसी सिनेरियो को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप रिसेंटली UK का सिनेरियो उठा के देख लें, जहाँ पे ऋषि सुनक आया, उससे पहले बोरिस जॉनसन आया, बोरिस जॉनसन के बाद दरमियान में एक और प्राइम मिनिस्टर आ गई। तो उसकी भी रीज़न यही थी कि वहाँ पे जो है ना वहाँ पे इकॉनमी ने जो है ना पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रिगर कर दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो है ना हमने देखा कि किस तरीके से स्काई रॉकेटेड हो गई इन्फ्लेशन। तो वहाँ पे जो सिनेरियो हमें नज़र आता है कि इकॉनमी ने किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर दिया, और वहाँ से ये थीसिस जो है ना जो मैंने बिल्ड किया था वो साबित होता है कि जो इकॉनमी है और जो पॉलिटिक्स है ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।